डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपने देखा पिछला वीडियो संख्या पद्धति से हमने शुरू किया था। एक एक बात सारे टर्म की चर्चा करते हुए चल रहे हैं आपके साथ। अब देखो, कल हमने कुछ टर्म का चर्चा किया था और हमने कल बात किया था परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या पर बात हुई थी, रेशनल नंबर रेशनल नंबर पर बात हुई। अब चूंकि इस पर बात हो चुकी है तो मैं इस तरह कैसे ही चर्चा करूंगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के टर्म में लिखा जा सके और जिसका जो क्यू है यानी हर है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अगर शून्य हो गया तो वो क्या बन जाएगा, अपरिभाषित संख्या बन जाएगी। उसमें मैंने बताया था 3 प्रकार की संख्याएं हो सकती है। एक का नाम है आपका सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं, तथा शांत तथा अपरिमेय शांत तथा अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं भी परिमेय होती हैं। इसके बाद अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय क्या होता है ये देखना, इरेशनल कहा जाता है। तो यहां तक बात हमारा पिछले वीडियो हो चुका है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अपरिमेय संख्या में आप देखोगे तो ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको आप पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे? ढेर सारी। आइए कुछ पर बात करते हैं। √2, √3, 2 + √5, 5। ये जो संख्याएं मैंने लिखा है इसे कभी भी भिन्न में नहीं लिखा जा सकता। अब मैं बताऊं क्यों नहीं लिखा जा सकता। √2 की वैल्यू आप क्या जानते हैं? 1.414। जी, ये शुद्ध वैल्यू नहीं। आप 1.414 का 1.414 से गुणा करके देखिए, 2 नहीं बनेगा। यानी 2 का मान, 2 का वर्गमूल आप कभी भी दशमलव के रूप में शुद्ध मान नहीं निकाल पाएंगे, अपने लाइफ में नहीं निकाल पाएंगे। जब √2 का मान शुद्ध आएगा ही नहीं, वो 1.414 3 अंकों तक शुद्ध मान है तो मान लिया जाता, बाकी वो शुद्ध मान है नहीं। तो जब इसको आप दशमलव में व्यक्त ही नहीं कर पाए तो भिन्न कैसे बनेगा? सेम हियर, यहाँ भी नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ भी नहीं निकाल पाएंगे। √3 का √5 का मान ही नहीं निकल पाएगा कभी। तो जब कभी √5 का मान ही नहीं निकल पाएगा दशमलव में, तब फिर उसे भिन्न बनाने कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं पाई के ऊपर। पाई, कई लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है। बहुत अच्छी बात, हम भी जानते हैं। परंतु अगर मैं कहूं कि पाई का यह मान शुद्ध नहीं तो कैसा फील करें? आओ समझाते हैं क्या हुआ होगा। पाई के लिए थोड़ी सी चर्चा कर लें आपसे कि पाई क्या होता, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर वहीं पर आ जाएंगे। इसके लिए आर्यभट्ट जिम्मेदार। आर्यभट्ट ने क्या किया, उन्होंने सर्किल लिया, अलग अलग डायमीटर का सर्किल बनाया। इसका डायमीटर ये था, इसका डायमीटर ये था, इसका डायमीटर ये था। उन्होंने यह पाया कि जब ये डायमीटर छोटा होता है, कम होता है, तो इसकी परिधि भी कम ही होती है। और जब डायमीटर बड़ा कर दो तो परिधि बड़ी हो जाती है, डायमीटर और बड़ा कर दो तो परिधि और बड़ी हो जाती है। यानी उनके दिमाग में यह बात आई कि डायमीटर का परिधि के साथ अनुक्रमानुपाती संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। और अगर यह डायरेक्ट संबंध होता है तो फिर कोई ना कोई फ्रैक्शन जरूर इसका बनना चाहिए। यह पता करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो मान लो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नौकरी के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, वो बल्कि समाज कार्य हित में कार्य कर रहे थे कि कोई सिद्धांत बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम यह लिख दें कि किसी वृत्त की परिधि उसकी व्यास का इतना गुना होता है, 4 गुना होता है, 10 गुना होता है, 5 गुना होता है, कुछ बना देना चाहते। यह सोच करके उन्होंने क्या किया कि परिधि में व्यास से भाग दे दिया, यानी सरकमफ्रेंस में डायमीटर से डिवाइड कर दिया। और जब डिवाइड किया तो उनको जो उत्तर प्राप्त हुआ वो बड़ी अजीब सी गिनती थी, जो कभी खत्म नहीं हो पाई, कभी नहीं खत्म हो पाई। काटते चले गए, काटते चले गए, नहीं हो पाई।
मतलब ऐसा माना जाता है कि लगभग 50 बार इन्होंने प्रयास किया और उसको काटने की कोशिश किया, लेकिन काट नहीं पाए। अब क्या होगा, जब कटा ही नहीं तो कई गुना होगा, कैसे बताया जाए। उन्होंने नालंदा में अपने मित्रों से बात किया, तो उनका एक ग्रीक मित्र था, अब उसका नाम मुझे नहीं पता, कहीं लिखा भी नहीं। उसने कहा कि मैंने भी यह प्रयास किया था कि जो है इसका क्या मान होगा, और जब नहीं पता चला तब हमने क्या किया, कहें जब नहीं पता चला तब हमने क्या किया, उसकी जगह पे पाई लिख दिया। अब पाई क्या है, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई डेल्टा लैम्डा ओमेगा, ये सब क्या है, ये आपके नियतांक बनाए गए ना, अल्फा बीटा गामा थीटा पाई डेल्टा लैम्डा ओमेगा, ये सब भाषा है ना, भाषा में वो भाषा होती है वहां की भाषा यूनान की, वहां की भाषा का ये अल्फाबेट। जैसे अपने यहाँ पर ABCD है या काका गाघा है, अल्फाबेट है, तो वहां का अल्फाबेट था ये, कि जहां कोई संख्या ना मान पाओ तो वहां का मान लो, खा मान लो, ऐसे उन्होंने पाई मान लिया। अब जब पाई मान लिया तो आर्यभट्ट को यह पता चल गया कि इस जगह पे यानी नालंदा में किसी को पाई का मान नहीं पता। तो जब नहीं पता तो जो ये नालंदा में नहीं पता तो दुनिया में किसी को नहीं पता, कोई और चांस तो था ही नहीं। तो इन्होंने फिर कोशिश किया और दशमलव को भाग देते गए कई सारे अंकों तक, और उसे भाग देकर के निकटतम अंक पर बनाने की कोशिश किया, निकटतम भिन्न में बनाने की कोशिश किया, तो उसका उत्तर निकाल पाए 22/7। और फिर उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में बोला कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका निकटतम परिमेय मान 22/7 होता है। ध्यान रखिएगा, निकटतम परिमेय मान, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू। तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका निकटतम परिमेय मान 22/7 होता है। अब जब यह बात अब आपको क्लियर हो गई, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ेंगे, हम लोग यही थे कि इसमें मैंने कहा कि सारी की सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती, और जब हम इसका मान 22/7 लेंगे तो 22/7 फिर परिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर ये जो अपरिमेय संख्याएं हैं यानी रूट वाली संख्याओं का मान हम संख्या रेखा पर दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते, क्योंकि संख्या रेखा पर होती तो ज्यादा देखने में अच्छा लगता। आओ बनाने की कोशिश करें। अगर हम एक रेखा ऐसे खींचे और यहां पर हमने लिख दिया 0, यहां पे लिख दिया 1, यहां पे लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 3, ध्यान से देखते चलिए। अब हमसे कहा गया कि आप बताओ √2 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, √2 का मान अभी भी मैंने कहा 1.414 होता है। 1.414 का मतलब होता है 1.5 के आसपास इसका मान होता है, यानी इसका मान यहाँ कहीं होगा। लेकिन अब मैं एग्जैक्टली हाथ नहीं रख पा रहा हूं, तो अगर हाथ रखना ही हो तो क्या करें, तब ज्योमेट्री की मदद ले लो, पाइथागोरस की। पाइथागोरस ने क्या कहा, अगर मान लो ये 1 है, मान लो 1 यूनिट है, ऐसी के ऊपर 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, लंब, और उसके बाद इसको मिला दिया जाए 1 यूनिट का लंब। तो बताओ पाइथागोरस के अनुसार इसके कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर जोड़ो 2 हो जाएगा, 2 का √2। क्या आप सहमत है, ये जो लाइन बनी है ये √2 सेंटीमीटर की है। अब अगर यहां से एक चाप ले लें और चाप लेकर इसको जाने दे इधर, तो जहां ये जाएगा जिस जगह पे हमारी रेखा को टच करेगा, बताओ वो √2 हुआ कि नहीं, यही बात तो समझ है। अब अगर आप इस लाइन पर ये जो बना हुआ √2 का, इसके ऊपर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और डाल दीजिए, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और डाल दीजिए। अब क्या होगा, यहां से अगर हम इसको मिला दें, अब बताओ इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और फिर तब ये लाइन जो होगी वो कितना हो जाएगी, √3। और यहां से यहां तक का चाप लेकर के अगर इसको यहां जाने दिया जाए तो जहां पे गिरेगा वो √3 हो जाएगा कि नहीं, कोई बात नहीं। और एक यूनिट का इस जगह पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और डालिए, अब इसको यहां से मिला देंगे, ध्यान से देखो, ये √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 और 1 4 होगा, और 4 का वर्गमूल √4 यानी 2 होगा। अब इसको यहां से अगर हम चाप लेकर के इसे जाने दें तो जहां गिरेगा बताओ एग्जैक्टली 2 होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़ते जाओ, अगर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और ले लें, अगर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर और ले लें
ध्यान से देखते चलो, 1 यूनिट का। अब हमने इसको यहां से मिला दिया, थोड़ा सा इसको मैं लाइन हटा दूं, दोबारा दे, एक लाइन का परपेंडिकुलर मैंने 1 यूनिट का और ले लिया। अब ये √4 है, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और ये आएगा 1, 5 आएगा। अब 5 आएगा तो 5 का √5 हो जाएगा। अब यहां से एक चाप लेकर के जाने दिया जाए तो ये जहां गिरेगा बताओ √5 होगा कि नहीं होगा? क्या हम इस प्रकार से √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7 करते चले जाएंगे? अच्छा बताओ, अगर यही चित्र में एक बड़े कागज पर लगातार बनाता जाऊं तो ये कैसी डिजाइन बनती जा रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है यह एक ऐसा सर्किल बनता जा रहा है जिसका रेडियस लगातार बढ़ रहा है, यानी एक क्वाइल जैसी रचना बन रही है? अगर इसको हम फ्री हैंड चित्र बनाएं तो कुछ फ्री हैंड चित्र ऐसा बन रहा है क्या? ऐसे बनता चला जाएगा। और ये आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे हमारा 0 है। एक बार गैलीलियो ने कहा था, महान गैलीलियो ने कहा था कि गणित एक ऐसी भाषा है जिससे प्रकृति ने संसार रच डाला। तो मैं उस लाइन को जब पढ़ा तो बहुत देर तक सोचता रहा कि आखिर ये कैसे कह रहे हैं कि पूरी प्रकृति गणित से लिखी गई, क्योंकि उसके पहले मैं जानता था तुलसीदास जी ने कहा है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। उनका 5 वस्तुओं से मिलकर यह शरीर बना हुआ है, या फिर ब्रह्मांड, या जो भी कुछ भी है। और ये साहब कह रहे हैं कि गणित से सब कुछ बना हुआ है। अच्छा, मेरा मन किसी को भी ना करने का नहीं है। मुझे लगता है अगर आप कोई काम लगातार 20 साल कर दो मन लगाकर, तो आपको चारों तरफ वही दिखाई पड़ने लगे। और गैलीलियो के साथ तुलसीदास के साथ दोनों के साथ एक ही बात कि वो एक काम में लगातार 20 साल लगे रहे, इसलिए उनका दिमाग में तो वही छा गया। हम अगर अब ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि जहां हमारा 0 है क्या वहीं ब्लैक होल है? और जो हमारे ब्रह्मांड का आकार है क्या इसी प्रकार सर्पिलाकार है? आप कभी तारामंडल देखिएगा, आपको पता चलेगा गैलीलियो ने क्या कहा था। बहुत मजा आएगा देख करके कि जो हमारी रेखाएं हैं, संख्या है, वो संख्या हमारी कितनी डीप में गई हुई। इसीलिए कारण यह बहुत बड़ा है कि आज जो तथाकथित अपने आप को विकसित देश कहते हैं, उनसे अगर कह दो आपके ठीक है भाई तुम बहुत विकसित हो गए, मेरी गिनती मुझे वापस कर दो बस, अभी देख लो पूरा देश भरभरा के गिर जाए एकदम। अगर हमारी गिनती इतनी पावरफुल है कि कोई इसे इग्नोर नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, इसे लगा ही रहने पड़ेगा। जो डेसिमल सिस्टम हमने इस्तेमाल किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हमने डिजिट लेकर के गिनती बनाने की कोशिश किया और गिनती बन के तैयार हुआ, तो वह गिनती पूरी दुनिया में चल रही है और कोई देश अब इसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बेहतरीन गिनती बनाना उनकी बस की बात अब नहीं रहा। ये सबसे अच्छी है, बहुत वैज्ञानिक गिनती। और ये चैप्टर है, इस चैप्टर में उस गिनती के हम लोग बहुत विशेष बातों की चर्चा करते रहेंगे। आप पाएंगे कि इतनी बड़ी बातें थी और आपको अभी तक वह बात पता ही नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी हम जहां पर थे यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम कहाँ थे कि हमने कहा था ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग भिन्न नहीं बना सकते। परिमेय अपरिमेय पर बात हो गई। अब हमारे पास अगला पॉइंट मिलेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक माने होता रियल नंबर। रियल क्या होता? रियल नंबर होता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, होते दोनों वास्तविक ही है, क्योंकि हम उन्हें लिख तो पाते ही हैं, उनका इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, इसीलिए इन सभी को मिलाकर रियल नंबर कहा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये तुरंत बन जाएगा कि अगर यही सब रियल है तो फिर अनरियल या इमेजिनरी फिर किसे कहेंगे? अगर आप कह रहे हो कि वास्तविक है तो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो काल्पनिक होगी, नहीं तो यह बताने की जरूरत क्या है कि यह वास्तविक। आओ देखा जाए, अगले पेज में चलते हैं और वहां पढ़ते हैं काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं या अवास्तविक संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर, वे कैसा होता है? ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व संभव ना हो। आप इसको लिखते चलें, ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व संभव ना हो, अस्तित्व संभव ना हो, यानी द नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जिस्ट, जिसका अस्तित्व संभव ना हो। बताओ ऐसी कौन सी गिनती है जिसका अस्तित्व संभव नहीं है? अगर अस्तित्व संभव नहीं तो हम अभी एग्जाम्पल क्या देंगे? हम देंगे एग्जाम्पल। देखो ये रहा एग्जाम्पल, किसी भी निगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। और वर्गमूल ही क्यों, कोई भी सम संख्या का रूप नहीं निकाला जा सकता, ना तो वर्गमूल, ना चतुर्थ मूल, न छठवां मूल, न आठवां मूल, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, टेंथ रूट, कुछ नहीं निकाला जा सकता। ये क्यों नहीं निकाला जा सकता? इसलिए इसका उत्तरदायी आप बचपन में पढ़े। आप जानते होंगे कि प्लस का गुणा प्लस से किया जाए तो उत्तर प्लस आता है, प्लस का गुणा अगर माइनस से किया जाए तो उत्तर माइनस आता है, और माइनस का गुणा अगर प्लस से किया जाए तो उत्तर माइनस आता है, और माइनस का गुणा अगर माइनस से किया जाए तो उत्तर प्लस आता है। मुझे लगता है ये कक्षा 3 या 4 में सभी बच्चे पढ़ लेते हैं। अगर हम प्लस को दोस्त कहें और माइनस को दुश्मन कहें तो हम कह पाते हैं दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बचपन में आपने पढ़ लिया था। अब आओ देखा जाए, इसका उत्तर 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 गुणा 4 बराबर 16 होता, -16 नहीं। इसका उत्तर -4 भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप -4 गुणा -4 करेंगे तब भी +16 हो जाएगा इस नियम के अनुसार। -16 कब आएगा? -16 केवल तभी आएगा जब -4 का गुणा +4 से करें, तब -16 आ सकता है, लेकिन तब वर्ग के सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। अब वर्ग का सिद्धांत क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसका उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते। यानी अगर कोई पूछता है कि बताओ इसका उत्तर क्या है, तो बोल दो ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद वो जिद्दी हो गया, नहीं नहीं बताओ चाहे जो हो जाए। अब अगर उसने पूछ ही लिया तब आप थोड़ा सा आप यह बात बता सकते हो। एक विद्वान ने यह कहा, मान लो i² बराबर -1 है, तो फिर i बराबर क्या हो जाएगा? √-1 हो जाएगा। अब इस संख्या को 2 भागों में अगर हम ब्रेक कर दें और एक को लिख दें √16 और एक को लिख दें √-1, तो इसका उत्तर हो जाएगा +-16 +-4, और इसके बदले हम लिख सकते हैं i। तो अगर कोई कहे कि -16 का वर्गमूल बताइए, तो पहले तो कह दो कि अवास्तविक संख्या निकाला नहीं जा सकता, लेकिन कह दे नहीं मान लो लिखना ही पड़े तो क्या लिखें, तब आप उसको 4i लिख सकते हैं। i का मतलब ये हो जाएगा कि वो इमेजिनरी हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई। तो मेरे ख्याल से आप अवास्तविक संख्या के बारे में जान गए हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। अगर आपके मोबाइल में ऐसी व्यवस्था है कैलकुलेटर में, तो लिखकर कोशिश करिएगा, नहीं निकलेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, तो आपने देख लिया अवास्तविक भी क्या होता। अब 2 शब्द और बचे, उसकी भी चर्चा कर, फिर आगे की बात करें। 2 शब्द क्या बचा है? एक का नाम होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर उत्तर 1 प्राप्त हो जाए, दी गई संख्या में जिस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए, गुणनफल 1 प्राप्त हो। अब बताओ ऐसा कौन सी संख्या हो सकती है? जैसे बताओ 5 में हम किससे गुणा कर दें तो उत्तर 1 आ जाए, तो 1/5 से गुणा कर दो तो उत्तर 1 आ जाए। अब 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 और 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5। अगर कोई कहे कि भाई बताओ 2/3 में किससे गुणा कर दे 1 आ जाए, तो आप कहोगे 3/2 से गुणा कर दो तो 1 आ जाएगा। तो 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 और 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3। कितनी छोटी सी बात है। सेट की परीक्षा में ऐसे पूछ लिया था
-6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। कई सारे विद्यार्थी सोच में पड़ गए ये कैसे ज्ञात किया जाता है ना। है बात बहुत छोटी सी, लेकिन अगर परीक्षा नहीं तो गलत तो हो ही जाएगा। तो जितनी बातें अभी तक हमने किया उनके हर बात पर सवाल बन चुके हैं, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। और आमतौर पर सामान्य पुस्तकों में इस तरह की बातें एक तरफ से नहीं मिल पाती हैं, तो कई सारी चीजें छूट जाती हैं। विद्यार्थी को लगता है हमने पढ़ तो लिया, बड़ी बड़ी कोचिंग भी कर लिया, तब भी सारे सवाल क्यों नहीं हो पा रहे। तो उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीधे सीधे सवाल पर आप आते हो तो सवाल लगाने से पहले बहुत जमीन पर बहुत काम बाकी होता है, तब आपको सवाल लगाना आसान हो सकता है। ठीक है, तो एक लाइन और है जिसको कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम, वो भी देख लो। योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, देखो भैया एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे इनवर्स माने उल्टा होता ही है, तो दी गई संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो जाए। देखो परिभाषा है, दी गई संख्या में जिस संख्या को जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो जाए। हमको अब की बार शून्य चाहिए, शून्य प्राप्त हो जाए। तो बताओ भाई ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी। अगर हम 5 में क्या जोड़ दें कि शून्य मिल जाए, तो आप कहोगे भैया -5 जोड़ दो, शून्य बन जाएगा। हम कह दे भैया -8 में क्या जोड़ दें, तो आप +8 जोड़ दीजिए, शून्य बन जाएगा। तो यानी एक परिचय खाली होना चाहिए, बाकी इतनी बड़ी बात कुछ नहीं, खाली जानकारी के तौर पर गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, योगात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, ये बात आप जान गए। क्या आप अभी तक जितनी बातें यहाँ पर हमने किया उन सभी बातों से आपको कोई समस्या आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कोई समस्या आए तो जरूर एक मैसेज करिएगा। मिशन परिवार आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है, आप जरूर जुड़े, अपने दोस्तों से कहें। आपको अगर रियल मैथमेटिक्स पढ़ना है तो फिर आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि बिना कुछ लगाए गणित कैसे लगाई जाती है, बिना कुछ किए कैसे गणित लगाई जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ बेस बात हमसे पढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। हम आगे करके चल करके जब हम सवाल लगाएंगे तो आप खुद यह पाएंगे कि कैसे सवाल को लगाना आसान बनाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। हम एक प्रश्न की चर्चा करेंगे, उसी संदर्भ में कुछ बताएंगे आप। एक प्रश्न आया था, प्रश्न मैं लिख रहा हूं, एम डी एल सी को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। यह सवाल था IAS 2006। IAS का रिजल्ट कल आया है, इशिता किशोर प्राप्त किया। इशिता किशोर, मेरी शुभकामनाएं मेरे मिशन परिवार की तरफ से। तो IAS 2006 में सवाल पूछा गया, MDLC को आरोही क्रम में लिखिए। और कई सारे बच्चों ने इसको क्या लिखा, बच्चों ने लिख दिया इसको CDLM। उन्होंने जो जवाब लिखा वो लिखा CDLM, और यह इनका सवाल गलत हो गया। अब आपको मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, आप जरा बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। 30 सेकंड के अंदर आप सोच के बताओ कि अगर इसका उत्तर CDLM नहीं होता है तो क्या होगा और क्यों होगा। सर 30 सेकंड में मिलता हूं।
उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। आइए देखते हैं क्या है ये। दरअसल ये गलत इसलिए है क्योंकि ये रोमन गिनती है। हम लोगों ने इसको ABCD के क्रम के रूप में समझ लिया, इसलिए गलत हो गया। यह क्या है? रोमन गिनती है। अब रोमन गिनती किसे कहते हैं और समझा जाए। रोमन गिनती जैसे क्लास के प्रारंभ में हमने कहा था पहले वीडियो में कि वस्तुओं को गिनने के लिए पहली बार गिनती की आवश्यकता महसूस हुई थी हमारे देश में। तो आखिर यही समस्या तो दुनिया के तमाम देशों में हुई होगी। मनुष्य तो सब जगह थे, तो मनुष्य है तो सब जगह एक ही जैसी प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। वस्तुओं को गिनना चाह रहे थे, तो वहां रोमन एम्पायर में वस्तुओं को गिनने के लिए अलग से सिंबल नहीं बनाया गया, बल्कि ये कहा गया कि ABCD से ही अपना सिंबल आप बना लीजिए। तब उन्होंने, वहां के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। अच्छा प्रयास था, नो डाउट, बहुत शानदार प्रयास था। उन्होंने 7 सिंबल लिए, IBXLCDM। इन्हीं 7 अक्षरों से मिलकर के उन्होंने रोमन गिनती की रचना कर दी। इसमें कहीं जीरो नहीं था। अब ये अक्षर जो थे अल्फाबेट थे, ये अल्फाबेट क्या रिप्रेजेंट करते थे? I फॉर 1 था, B 5 था, X 10 था, ये 50 था, ये 100 था, ये 500 और ये 1000। मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा कि संख्याओं को अगर हमको आरोही क्रम में लिखना था तो हमें लिखना चाहिए LCDM, 50, 100, 500, 1000। इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? LCDM, LCDM, ये सही उत्तर होना चाहिए था। और लड़कों ने इसको ABCD क्रम में लिख दिया। खैर, अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो अब जरा गिनती लिखना भी जान जाए, ठीक है? और देखा जाए गिनती लिखा कैसे जाता है। इसके लिए कुल 3 छोटे छोटे नियम लिखवाता हूं। उसी नियम के बाद आप रोमन गिनती लिखना पढ़ना दोनों समझ जाएंगे। और रूल नंबर 1 लिखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? किसी अंक को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। दोहराया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। एकदम कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज है, क्योंकि आप आमतौर पर मिलता नहीं है। अब पूछ लिया गया, किसी अंक को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। रूल नंबर 2 देखो क्या है? बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस तथा बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाता है। दूसरा नियम भी हो गया। दूसरा नियम क्या है? बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस तथा बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाता है। अब रूल नंबर 3, किसी अंक पर बार खींच दे, बार, एक बड़ी स्लाइड, किसी अंक पर बार खींच दे तो वह 1000 गुनी हो जाती है। 1000 गुनी हो जाती है। बस 3 नियम। तीनों नियम को आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि अब हम गिनती लिखने जा रहे हैं। पहला रूल है, किसी अंक को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। दूसरा रूल है, बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस तथा बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाएगा। और तीसरा है, किसी अंक के ऊपर बार खींच दिया जाए तो वह 1000 गुनी हो जाएगी। आओ समझा जाए आखिर गिनती लिखते कैसे हैं। तो हम लिखते हैं 1, 2, 3। अब हम 4 नहीं लिख सकते क्योंकि मना किया गया है, 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते, तो हम 3 लिख चुके हैं। अब हम एक बार यहाँ 5 लिखते हैं, और अगर हम 5 के पहले 1 बना देंगे तो 4 समझ लिया जाएगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक हमारी गिनती हो चुकी है। अब 6 लिखने जा रहा हूँ। ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है।
अब हम फिर 9 नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हम 3 से अधिक बार लिख नहीं पाएंगे, तब अब हमें 10 लिख लेना चाहिए, और 10 के पहले अगर हम 1 बना दें तो 9 हो जाएगा। क्या आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती दिखाई पड़ रही है? साफ साफ देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 10 तक गिनती कैसे लिखी जा रही है। ऐसे ही अगर हम 10, 20, 30 लिखना चाहें, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। अब हम 40 नहीं लिख पा रहे तो हमें 50 लिख लेना चाहिए, और 50 के पहले अगर हम 10 बना देंगे तो 40 हो जाएगा। यही एक्सेल नंबर है जिसके कपड़े आप लोग पहनते हैं, एक्सेल साइज। टी शर्ट खरीदने गए होंगे तो आपको एक्सेल साइज दिखाया होगा, एक्सेल मीडियम, एक्सेल लार्ज, है ना। एक्सेल साइज, एक्सेल मतलब 40 नंबर की है, समझ गए। अब 50 हो ही गया तो ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है। अब 90 नहीं लिख पा रहा, कोई बात नहीं, 100 लिख दीजिए, और 100 के पहले अगर आप 10 बना देंगे तो 90 हो जाएगा। अब जरा देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो गए। अब दो रूल तो क्लियर हो गए। अब तीसरा रूल देखो, अगर मान लो डी का मतलब हम लोग जानते हैं 500, अगर इसके ऊपर हम एक लाइन खींच दे तो गुणा 1000 हो जाएगा, और तब इसका उत्तर हो जाएगा 5 लाख। अगर हम डी के ऊपर बार खींचते हैं तब इसका उत्तर हो जाएगा 5 लाख, और यह 5 लाख या 10 अगर हम इसके ऊपर खींच दें एम के ऊपर तो 10 लाख हो जाएगा। और 10 लाख उस समय के लिए बहुत बड़ी गिनती थी, इससे बड़ा सोचना असंभव था, क्योंकि बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब 1 रुपया में बहुत कुछ मिल जाता था। यह गिनती बनी, लेकिन इस गिनती में आगे चलकर कैलकुलेशन कैसे होता है, जोड़ घटाना कैसे होता है, परसेंटेज अनुपात, लघुत्तम महत्तम कैसे होता है, यह नहीं ज्ञात किया जा सका। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सका? इसलिए कि जब तक ये लोग इस पर प्रयास करते उसके पहले हमारी गिनती वहां तक पहुंच थी, और जब हमारी गिनती पहुंच गई तो हमारी गिनती से बेहतरीन कुछ था ही नहीं। दुनिया में जिसके पास जो भी आंकड़े थे गिनती गिनने के लिए, सारे लोगों ने बंद करके हमारी गिनती का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आइए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति में, आगे हमको क्या मिलने जा रहा है। मेरे ख्याल से रोमन गिनती पर ये 5-10 मिनट अगर आप इसको देख लेंगे वीडियो को, तो अब आपके जीवन में रोमन गिनती में कोई समस्या नहीं आने वाली। एक और प्रश्न से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। एक प्रश्न आया, उस पर लिखा था हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये प्रश्न पूछा गया। हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये कहां पूछा गया? CTET में 2012। ये इसलिए लिख दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके घर में कोई किताब पड़ी हो तो आप पेज पलट पर देख भी सकते हैं, यह सवाल पूछा गया। अब आप बताओ, आप में से कई सारे लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं ये कौन पद्धति है भाई, इस पद्धति के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था, ये कौन सी पद्धति? अगर पता चल जाए तब हम संख्याएं खोज निकालेंगे, लेकिन ये संख्या पद्धति में यह पद्धति क्या है? हिंदू अरबिक पद्धति है ना। अजीब व गरीब मामला है, आओ समझा जाए हिंदू अरबिक क्या है। अच्छा बताओ, हिंदू का मतलब क्या है? आजकल जो भगवा पहन ले हिंदू हो जाता है ना, ऐसी बात नहीं। हिंदू शब्द ऐसा माना जाता है, ईरानी लोग जब आए यहाँ पर तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी का उच्चारण किया, ऐसा माना जाता है। हम बहुत ज्यादा इतिहास नहीं जानते, लेकिन ऐसा लोग बताते हैं कि उन्होंने सिंधु नदी को, यानी वो लोग छोटी सी को ही बोला करते थे, तो सी को उन्होंने ही बोल दिया तो हिंदू नदी बन गई। हिंदू अरबी भाषा में, फारसी भाषा कह लो आप, खान का मतलब हुआ प्लेस। प्लेस, आप काली माई का थान है अपने गांव में देखे होंगे, थान, थान से ही थाना बना हुआ, पुलिस के रहने का स्थान। तो हिंदू नदी और उसके आसपास के जो एरिया जहाँ पर ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सब बसे हुए थे, ये सारी एरिया हिंदू और प्लस स्थान मिलकर हिंदुस्तान बनना शुरू हुआ, ऐसा कुछ लोगों का मानना। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, बड़े इतिहासकार इसको समझेंगे कि हमारा विषय है नहीं, हमारा विषय गणित है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, यानी यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए। आपको पता होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, नाम सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम हमारे देश पर अटैक करता और जीत जाता,
हमारे देश में तो 5 आदमी आए वो भी जीत जाएंगे, है। पूरा समाज इस प्रकार से तब और कारणों से बटा था, अब और कारणों से बटा है, लेकिन बटा जरूर है। क्यों? सहमत होंगे मेरे विस्तार से? 1000 साल पहले समाज बटा था, 500 साल पहले भी समाज बटा था, आज भी समाज बटा था। उसके पीछे के रीजन अलग अलग जरूर थे, लेकिन सच्चाई ये है कि बटा था, बटा है और बटा ही रहेगा। भगवान जाने कोई ऐसी शक्ति आ जाए जो हमारे समाज को एकजुट कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे अभी निकट भविष्य में दिखता नहीं, लगातार अलग होते जा रहा है। तो ये समाज बटा होने का परिणाम था कि 5 लोग भी आते हैं तो वो भी जीत जाते हैं, 10 लोग आते हैं वो भी जीत जाते हैं। आप कल्पना करिए, इतिहास विषय को लीजिए, अगर आप अपने बच्चे को कहानी सुनाइए, अरे बच्चे को नहीं, भाई को, यार अभी आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, और आप कहानी सुनाओ, एक इतिहास में हमारे युद्ध हुआ था, एक तरफ 12,000 लोग थे, एक तरफ 1,25,000 लोग थे, 1,25,000। अब बताओ यह युद्ध होगा तो विजयी कौन होगा? तो आपका बच्चा या छोटा भाई बोलेगा ये विजयी होगा, तो उसे बताना कि नहीं, ये विजयी नहीं होता है, ये विजयी होता है। तो वो हैरान करेगा, इसे एक बार मुंह पकड़ लेगा, अरे ये कैसे हो पाया? हो पाएगा, जरूर होता रहेगा। और सुनो, ये तो उस समय की बात थी, अब चलो ताजी बात बताएं। अंग्रेज हमारे देश में कितने रहे होंगे? अंग्रेजों ने हमारे पर शासन किया, कितने आए होंगे? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, मुझे नहीं पता कितने सारे लोग रहे होंगे। जब इस समय ईस्ट इंडिया का शासन भारत पर स्थापित हो गया था, उस समय हमारे देश में कुल अंग्रेजों की संख्या क्या रही होगी? मुझे नहीं पता, गिनती मुझे नहीं आए मालूम कितनी होगी, लेकिन मुझे पता है कि 1,00,000 तो बहुत होता है, 50,000 भी न रहा होगा। चलो 50,000 भी मान लेते। और हमारे देश की आबादी क्या थी? लगभग 32 करोड़। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तरफ इतने अंग्रेज थे और एक तरफ इतने भारतीय थे, शासन ये कर रहे थे, शासित ये हो रहे थे, और इनके ऊपर प्रताड़ना की जा रही थी, और ये लोग इनके ऊपर प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसा इतिहास में हमारे लिखा हुआ। कितनी हैरानी भरी बात है ना, ये सोच करके थोड़ा तकलीफ होता है। आपको भी तकलीफ होना चाहिए। और इसका परिणाम क्यों ऐसा हो रहा था, ये वही कारण है जो अभी मैंने बताया कि हमारा समाज तभी बटा था, अभी बटा है, आगे भी बटा ही रहेगा। परिणाम आपके सामने। आओ देखते हैं। ज्यादा इतिहास में नहीं जा सकते क्योंकि हमको ज्यादा उसके बारे में समझ भी नहीं। तो खैर, तो साहब आए और जीत गए। जब जीत गए उसके समय में हमारे पास गिनती थी, लेकिन उसे बोला जाता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, ऐसे चल रहा था गिनती। 19 को एकोन विंशत कहा जाता था, 20 को विंशति। तो संस्कृत में गिनती चल रही थी। अब अगर व्यापार करना है तो गिनती को थोड़ा व्यवहारिक भाषा में लाना पड़ेगा। अरब के व्यापारी आ चुके थे और हमारे देश के निवासी हिंदू थे, दोनों ने मिलकर गिनती डिजाइन किया और गिनती का नाम पड़ा हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति। नाम अभी आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि शब्द कैसे थे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा शब्द देखिएगा ध्यान से, सैकड़ा हमारे यहाँ शब्द कहा जाता था। हजार, हजार है ये, हजार यहाँ पर बिंदी लगा हुआ। हजार माने क्या होता? 10,000 मनसबदार, 20,000 मनसबदार। ये कहाँ की भाषा है? हा? हजार। हमारे यहाँ हजार को सहस्त्र कहा जाता था। सहस्त्र 10,000। फिर आया लाख। लाख शब्द बोलो। लाख बख्श, खुदा बख्श किसकी पदवियां हुआ करती थी? आप लोग जानते हैं लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। लाख मुद्राएं बख्शिश देता था। लाख हमारे यहाँ लक्ष्य कहते थे, लक्ष्य या अक्ष। ऐसा माना जाता है भगवान कृष्ण के पास उस समय 18 अक्षौहिणी सेना थी, 18 लाख की। लाख, इसके बाद 10 लाख। थोड़ा दूर लिखता हूं। फिर आया करोड़। करोड़ हमारे यहाँ कोटि कहा जाता, कोटि। करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़। अरब। अब ध्यान से देखो, अरब क्या है? क्या एक देश का नाम है? हाँ बिल्कुल है। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब,
नील, 10 नील, 10 नील, फिर पदम, 10 पदम, फिर शंख, फिर 10 शंख महाशंख। ये हमारी गिनतियां थी। थोड़ा सा मैं अपने पेन को पतला करूंगा और यह बताऊंगा कि जब यह गिनती बनकर तैयार हुई तो तत्काल प्रभाव से, क्योंकि ये बहुत वैज्ञानिक गिनती थी, ये जो इकाई आप देख रहे हो ना, इकाई में तो जीरो नहीं था, दहाई के पास 1 जीरो था, इनके पास 2 जीरो था, इनके पास 3, इनके पास 4, इनके पास 5, इनके पास 6, इनके पास 7, इनके पास 8, इनके पास 9, इनके पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और अभी 2 गिनतियां बच गई, 10 अंक महासंख, 18, 19। एक लिख करके 19 बार जीरो बना देंगे तो एक महासंख हो जाता। ये हमने जीरो की संख्या लिख रखी है। जैसे 1000 जब आप लिखते हैं तो एक लिखकर 3 जीरो बनाते हैं। देखो 1000 में हमने 3 जीरो लिख रखा, 3 बना रखा। जब ये गिनती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई तो यह गिनती जब यूरोप में गई तो यूरोप और अमेरिका में ईसाई लोग रहते हैं, उन्होंने ऐसी गिनती बोलने से मना कर दिया। उन्होंने इसके उच्चारण के लिए अपना अंग्रेजी शब्द बना दिया और नाम रखा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्योंकि यह प्रश्न अब आजकल आने लगे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, जिसको आप मिलियन बिलियन कहते हैं, तो हमारी गिनती को मिलियन बिलियन में कैसे पढ़ा जाता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। इकाई को आप यूनिट कह सकते हैं या वंश कह सकते हैं। दहाई है टेंस, ये है हंड्रेड्स, ये है थाउजेंड्स, ये है 10,000, ये 100,000। लाख नहीं बोलेंगे, 100,000 बोलते हैं और 10 लाख को पहली बार बोला जाएगा। मिलियन, ये प्रश्न आ चुका है कई बार कि 1 मिलियन को क्या कहा जाता है, आप बोलोगे 1 मिलियन को 10 लाख कहा जाता है। क्योंकि यह बातें मैंने बार बार यह क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी सामान्य किताब गणित की खरीदते हो तो उसमें ये सारी बात लिखी नहीं रहती है और सवाल बन जाता है तो फिर आप अनुत्तरित रह जाते हैं, कैसे बताएं। तो हम लोगों ने मिलियन देख लिया, अब ये होगा 10 मिलियन, ये होगा 100 मिलियन, फिर आ जाएगा बिलियन। 1 अरब को बिलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, 1 अरब को बिलियन कहा जाता है। फिर 10 बिलियन होगा, फिर 100 बिलियन होगा और फिर आ जाएगा ट्रिलियन। आपको याद होगा एक चीज कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन बना देंगे। एक बार जो है टीवी पर डिबेट हो रहा था तो उसमें विपक्षी पार्टी ने पूछा कि अच्छा बताओ 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है। यकीन मानिए जो सरकार के प्रवक्ता थे वो उसका जवाब नहीं दे पाए। 1 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है आप बिल्कुल जान जाओगे। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होता है, याद रखिएगा। 1 लिख करके 12 जीरो बना देंगे तो 1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर आ जाता है क्वाड्री ट्रिलियन, क्वाड्री ट्रिलियन, फिर 10 क्वाड्री ट्रिलियन। अब इसके बाद जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी इससे ज्यादा गिनती अभी तक हम लोग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आज जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ट्रिलियन तक जान जाए बहुत अच्छा है। अब आप गिनती को देखना, लिखना, पढ़ना आप जान गए ना। अब देखो अगर इसी गिनती को हम आगे बढ़ा दें तो आप जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। तो अब इस गिनती में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ अगर हम यहाँ लिख दें सबसे छोटी, यहाँ लिख दे सबसे बड़ी, यहाँ लिख दे कुल। आइए देखते हैं हमारी गिनती में एक अंक, एक टेबल बना लीजिए, आसान होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 9। और देखा जाए 2 अंक, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, सबसे बड़ी संख्या होती है 99। कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 90। आप 10 से लेके 99 तक गिनेंगे तो 90 गिनतियां मिलेंगी। 3 अंक में देखो जरा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो पता चलेगा 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। और कुल कितनी संख्याएं हैं? 900। आइए 4 अंक देखते हैं। क्या आपको एक पैटर्न मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर हम यहीं पर छोड़ दें
तो 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक आप बनाते चले जाएंगे, नहीं बनाते चले जाएंगे। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या है 9999 और कुल कितनी संख्याएं हैं? 9000। हमारा उत्तर यही था। याद करो, अगर मैं पीछे जाऊं तो आप पाओगे यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं और इसका उत्तर है 9000। हम चाहते यह उत्तर आपको तत्काल वही समझा देते, परंतु ये समझाने से तो फिर जीके का सवाल बन जाता है। लेकिन अब ये गणित है, क्योंकि अब आप आगे भी जा सकते हो, पीछे जा सकते हो, जितना जो अंक पूछा जाए बता सकते हो। आप 5 अंक भी बता सकते हो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10,000 और सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999 और कुल कितनी संख्याएं हैं? 9000। अरे भाई 90,000। देख रहे हैं? तो आप इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और जहां तक पूछा जाए वहां तक बताते चले आएंगे। क्या मेरी बात आपको स्पष्ट हो रही है? अगर स्पष्ट हो रही है तो मैसेज जरूर करिएगा और हम आपको बहुत डिटेल मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बता देंगे। जब आपको पेपर मिलेगा तो संख्या पद्धति कोई सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरा वादा। तो जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर जरूर करिएगा। लोगों को लाइक सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही करेंगे और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।